गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी ऑनलाइन आ गए हैं और लास्ट क्लास के अंदर हमने डीएनए का डिटेल सारा कुछ चेक कर लिया। डीएनए होता क्या, कितने टाइप का था। न्यूक्लिक एसिड हमने स्टार्ट किया था और हमने न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, बेस, शुगर, फॉस्फेट, एटीपी और डीएनए के टाइप, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। आज हम करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द डबल स्ट्रैंड डीएनए हेलिक्स, कि जो हमारा डीएनए है उसमें क्या चीज़ कितनी की स्टेबिलिटी है, इस बात को हम डिस्कस कर लेते हैं। कहता है हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डबल स्ट्रैंड डीएनए, जो आपका हेलिकल स्ट्रक्चर है, जो सर्पिलाकार आप देखते हो, वो हेलिकल जो स्ट्रक्चर है डबल स्ट्रैंड डीएनए का, इज स्टेबलाइज बाय द नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन। अब आपको पता है वहाँ पर उसको स्टेबलाइज कौन कर रहा है? नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन। आपको पता वहाँ क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना। कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनता। अगर कोवलेंट बनता है तो वो मूव ही नहीं कर बिल्कुल भी उसमें मूवमेंट नहीं होती, वो सर्पिलाकार हो बन ही नहीं पाता। तो नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस होती हैं। इंटरेक्शन including stacking interaction measure between the adjacent base and hydrogen bonding minor between the complementary strands। तो वो कहता है इस इंट्रैक्शन में आप किसको सम्मिलित कर सकते हो? स्टैकिंग इंट्रैक्शन को भी, जो मेजर ग्रुप बनाती है बिटवीन दी एडजेसेंट बेसिस एंड हाइड्रोजन। तो क्या बोल रहा है कि जो इंट्रैक्शन है उसको उन इंट्रैक्शंस के बीच में आप स्टैकिंग इंट्रैक्शन, जो मेजर वाली, बिटवीन दी एडजेसेंट बेसिस, जो बगल बगल में जो आपके एडजेसेंट बेसिस हैं, एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो माइनर बिटवीन दी कंप्लीमेंट्री स्टैंड्स। कहने का क्या मतलब है, मैं आपको एक बार डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। वो क्या बोल रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है इस लाइन के अंदर। जैसे मेरे पास एक तो ये स्टैंड था ऐसे, तो ये मेरे बेस लगे हुए हैं, इस तरीके से, और ये आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं, है ना। तो ये जो आप बीच में जो इनकी कनेक्शन देख रहे हो, ये कौन सी है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कौन सी है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन जब ये सर्पिलाकार में होते हैं, जब ये ऐसा होता है, ये बीच में क्या इंट्रैक्शन है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब ऊपर वाले जो आप देख रहे हो ना, ये जो इधर जो लगे हुए हैं, इनकी अट्रैक्शन इसके साथ भी होती है, क्योंकि ये पास पास में रहते हैं, तो इनके बीच में भी इंट्रैक्शन है। तो ये है स्टैकिंग इंट्रैक्शन। मतलब जैसे अगर हम इसको ऐसे बनाएं, यूं करके ऐसे गोल, ये मैंने जैसे स्प्रिंग को, अगर हम एक तो स्प्रिंग को हम खींच के रखें, तो ये समझ लो ये खींचने वाली तस्वीर है, और एक हम स्प्रिंग को दबा दें तो वो पास पास आ जाएंगे ना। तो इनके बीच में तो इंट्रैक्शन बनेगी, इनके बीच में तो इंट्रैक्शन बन जाएगी, इनके बीच में, एक दूसरे के बीच में। समझ आ रही बात? दबाने से भी तो वो बगल जो नीचे वाली रिंग है ऊपर वाली रिंग को इंटरेक्ट करेगी, तो वो वाली जो इंट्रैक्शन उसे कहते हैं स्टैकिंग इंट्रैक्शन। क्या क्या बोलते हैं? स्टैकिंग इंट्रैक्शन। बात समझ आ गई? तो आप इंट्रैक्शन के अंदर जो खिंचाव है उनके बीच बीच में किसको उसको इंक्लूड कर सकते हो? एक तो स्टैकिंग इंट्रैक्शन जो मेजर ग्रुप के अंदर बन रही है, और एक एडजेसेंट बेसिस के बीच में, और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो थी आपकी कंप्लीमेंट्री बेसिस के बीच में। जो कंप्लीमेंट्री बेसिस मतलब कि एक स्ट्रैंड का जी जी सामने वाले स्टैंड के कंप्लीमेंट्री बेस के साथ बॉन्ड बना रहा है ना, इस तरीके से तो बन ही रहा था। उसके अलावा जो इंट्रैक्शन है कि आपकी जो स्टैकिंग के टाइम, जो पैकिंग के टाइम, उनकी आपस में जो इंट्रैक्शन है तो वो एडजेसेंट बेसिस के साथ है। तो दो टाइप की आपको देखने को मिल रही है, राइट। आगे देखते हैं। कहता है कोर ऑफ द हेलिक्स कंसिस्ट बेस पेयर। कहता है जो हेलिक्स का जो कोर होता है, अंदर की तरफ जो हेलिक्स का जो कोर है, बेस पर उसी साइड होते हैं, और वो स्टैक टुगेदर थ्रू द स्टैकिंग इंट्रैक्शन। तो वो एक दूसरे से जो स्टैक करते हैं, स्टैक मतलब जैसे तह लगाते हैं ना, जैसे आप चादर का तह लगाते हो, एक चादर के ऊपर दूसरी, दूसरी की तीसरी, तो जब वो स्टैकिंग करते हो तो वहाँ पर कौन सी इंट्रैक्शन होती है? स्टैकिंग इंट्रैक्शन। दीज इंट्रैक्शन इंक्लूड दी हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन एंड वंडरवाल इंट्रैक्शन। तो वहाँ पर कौन सी इंट्रैक्शन होगी आपकी? हाइड्रोफोबिक और वंडरवाल इंट्रैक्शन। तो जो हाइड्रोफोबिक है वो बिटवीन दी बेस पेयर होगी, और वंडरवाल होगी वो होगी कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द ओवरऑल स्टेबिलिटी। तो ये जो इंट्रैक्शन है वो दो टाइप की हो सकती है, एक तो हाइड्रोफोबिक यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एक वंडरवाल इंट्रैक्शन। जो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन है वो कहाँ होगी? बेस पेयर के बीच में, और वंडरवाल इंट्रैक्शन जो होगी वो
कंट्रीब्यूट दी सिग्निफिकेंटली टू द ओवरऑल, जो पूरी ओवरऑल स्टेबिलिटी है उसके अंदर आपको क्या मिलेगी, वंडरवॉल इंट्रैक्शन देखने को मिलेगी। समझ आ रही बात? कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास जैसे अगर मैं डीएनए का डायग्राम बनाऊं, तो एक तो मेरी ये जो बीच में आप देख रहे हो ये तो होगी मेरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन इंट्रैक्शन। उसके अलावा जब आप इसको पूरे को दबाओगे, मतलब इसको और नीचे से प्रेस करो तो ये सारे क्लोज हो जाएगा, तो फिर ये भी इससे इंटरेक्ट करेंगे, इनकी इंट्रैक्शन इसके साथ हो जाएगी, इसकी इंट्रैक्शन इसके साथ हो जाएगी, ये ऐसे आपस में इंटरेक्ट करेंगे ये वाले ना, ये ऐसे इंटरेक्ट करेंगे ना एक दूसरे के साथ, ये इंट्रैक्शन। तो यहाँ पर जो इंट्रैक्शन होगी वो कैसी होगी, वंडरवॉल इंट्रैक्शन। कौन सी इंट्रैक्शन होगी, वंडरवॉल इंट्रैक्शन, जो पूरी इसकी स्टेबिलिटी को बनाए रखेगा। समझ आ गई बात? तो बेस स्टेकिंग ऑल्सो हेल्प टू द मिनिमाइज द कॉन्टैक्ट ऑफ द बेस विद वाटर। तो इस बेस स्टैकिंग से क्या होगा, ये जो बेस स्टैकिंग होगी, मतलब जो जो आप क्रोमोसोम को एकदम कंडेंस कर दोगे, उससे क्या होगा कि ये मिनिमम कांटेक्ट विद द बेस विद द वाटर, तो जो बेस लगे हुए हैं उनका वाटर के साथ जो कांटेक्ट होगा वो मिनिमम हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि न्यूक्लियोप्लाज्म जो आपका केंद्रीय जो द्रव्य है उसमें भी तो पानी भरा है, तो उसका जो कांटेक्ट है बेस के साथ वो मिनिमम हो जाएगा, कम से कम हो जाएगा। क्लियर होगी बात? आगे चलते हैं। कहते हैं डीएनए एब्जॉर्ब यूवी रेज, जो आपका डीएनए वो यूवी रेज अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर सकता है। कौन सी वेवलेंथ वाली, जो 2600 एंगस्ट्रॉम वाली हो। आउट ऑफ 2 स्टैंड डीएनए ओनली 1 स्टैंड पार्टिसिपेट इन द ट्रांसक्रिप्शन। कहता है दोनों जो आपके डीएनए स्टैंड है उनमें से कोई एक स्टैंड जो होता है वो पार्टिसिपेट करता है ट्रांसक्रिप्शन में। समझ आ रही बात? ट्रांसक्रिप्शन मतलब आरएनए को बनाने में। और जो पार्टिसिपेट ले रहा है उसे कहते हैं हम एंटीसेंस स्टैंड या नॉन कोडिंग स्टैंड या टेम्पलेट स्टैंड। तो ये चीज़ याद रखना कि जो आपका डीएनए स्टैंड है उस डीएनए स्टैंड में से जो स्टैंड पार्टिसिपेट करता है ट्रांसक्रिप्शन के दौरान, ट्रांसक्रिप्शन में, उसे कहते हैं एंटीसेंस या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड या टेम्पलेट। और अदर स्टैंड, और डीएनए का जो दूसरा फीता है, दूसरा स्टैंड है, डज नॉट पार्टिसिपेट इन द ट्रांसक्रिप्शन, जो ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं ले रहा होता है, उसे कहते हैं सेंस स्टैंड या कोडिंग स्टैंड। क्या कहते हैं? सेंस स्टैंड या कोडिंग स्टैंड। और जो भाग ले रहा होता है उसे एंटी सेंस, नॉन कोडिंग या टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं। क्लियर होगी? आगे बात करते हैं डी नेचुरेशन एंड री नेचुरेशन ऑफ द डीएनए। क्या होता है इसका मतलब? कहता है डी नेचुरेशन और री नेचुरेशन का मतलब क्या हुआ, इफ़ नॉर्मल डीएनए मॉलिक्यूल प्लेस्ड एट दी हाई टेम्परेचर, जब आप कभी डीएनए मॉलिक्यूल को हाई टेम्परेचर पर रख दो, और कितना टेम्परेचर, 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड, देन बोथ स्ट्रैंड्स डीएनए विल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। जो दो आपके दोनों जो धागे हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे इतने टेम्परेचर के ऊपर। क्यों? ड्यू टू दी ब्रेकिंग ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो इतने टेम्परेचर पर टूट जाते हैं। तो उससे क्या होगा, दोनों जो फीते हैं, जो आपका दोनों जो आपके दोनों जो धागे हैं, ये जो ऐसे जो बंधे हुए थे, ये बंधे क्यों है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएंगे। कब? जब आपका टेम्परेचर होगा इतना। ठीक? उससे क्या होगा, ये जो प्रोसेस है इसे क्या कहोगे, डीएनए का डीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन का मीनिंग क्या निकला? डीनेचुरेशन का मतलब है कि जब आप 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कर दो तो डीएनए के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ब्रेक कर जाएगी और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, डीनेचुरेशन। क्या कहलाएगा? डीनेचुरेशन। अब कहता है व्हेन द डीनेचुरेड डीएनए मॉलिक्यूल प्लेस्ड एट द नॉर्मल टेम्परेचर, देन बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए अटैच एंड रिकॉइल टू ईच अदर, कॉल्ड द रीनेचुरेशन ऑफ द डीएनए। अब रीनेचुरेशन, ये तो हमें इतना तो पता लग गया कि डीनेचुरेशन मतलब क्या है कि जब पावर बढ़ाया 80 से 90 डिग्री तापमान कर दिया, टेम्परेचर कर दिया, वो दोनों अलग हो गए। ठीक? दोनों फीते। अब रीनेचुरेशन का मतलब क्या है कि जैसे ही आपने डीएनए के मॉलिक्यूल को दोबारा से नॉर्मल टेम्परेचर दिया, जितना पहला दिया होता है रूम टेम्परेचर पे लाए, तो क्या हुआ, तब क्या होगा, आपके जो दोनों स्ट्रैंड है जो अलग अलग हो गए थे वो फिर से एक दूसरे से अटैच होकर एक दूसरे के साथ रिकॉइल कर जाएंगे, सर्पिलाकार में जुड़ जाएंगे। और ये जो प्रोसेस है क्या बोलते हैं हम, रीनेचुरेशन ऑफ द डीएनए। क्या बोलते हैं? रीनेचुरेशन ऑफ द डीएनए। तो ये सब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं हैं। आगे है हाइपोक्रोमेसिटी। कहता है अ डबल स्ट्रैंड डीएनए डीनेचुर्ड बाय द हीटिंग, देन डीनेचर्ड डीएनए मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब्ड मोर अमाउंट ऑफ द लाइट। वो कहता है
हाइपोक्रोमेटिसिटी का मतलब क्या है, जब जो डबल स्ट्रैंड डीएनए होते हैं, मतलब डबल धागे वाले जो डबल स्ट्रैंड वाले जो डीएनए होते हैं, जब आप डीनेचर प्रोसेस करते हो तो हीटिंग देते हो और वो अलग अलग हो जाते हैं, उस टाइम अलग अलग जो धागे होते हैं, अलग अलग जो स्ट्रैंड है, वो ज़्यादा अमाउंट को, लाइट के अमाउंट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ये फिनोमेना कहलाता है हाइपोक्रोमेसिटी। ये मतलब जैसे आपने धागों को ज़्यादा तापमान दिया, ज़्यादा हीट किया, वो दोनों अलग अलग हो गए स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड अब क्या हो गया, सिंगल स्ट्रैंड। तब उनके अंदर जो लाइट को अब्जॉर्ब करने की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, और ये गुण क्या कहलाता है, हाइपरक्रोमेसिटी। एक होता है हाइपोक्रोमेसिटी, डीनेचर्ड डीएनए मॉलिक्यूल कूल स्लोली, इट बिकम डबल स्ट्रैंड इफ एब्जॉर्ब लेस अमाउंट लाइट, तो फिनोमेना कॉल्ड द हाइपोक्रोमोसिटी। और जैसे आपने टेम्परेचर कम किया, दोनों ही स्टैंड आपस में जुड़ गए, और तब वो जिस लाइट को अब्जॉर्ब करेंगे, तब वो लेस अमाउंट को, कम अमाउंट में लाइट को अब्जॉर्ब करेंगे, और ये जो गुण है वो कहलाता है हाइपोक्रोमोसिटी। क्या कहलाता है, हाइपरक्रोमोसिटी। आगे देखते हैं, कहता हूँ द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द ट्विस्टिंग टू टाइप ऑफ द डीएनए, कि डीएनए की कॉइलिंग किस डायरेक्शन में हुई है, इस हिसाब से भी आप डीएनए को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है राइट हैंडेड डीएनए, एक होता है लेफ्ट हैंडेड डीएनए। या तो कॉइलिंग डीएनए की ऐसी हुई हो, या डीएनए की कॉइलिंग ऐसी हुई हो, है ना। तो एक तो है राइट हैंडेड कॉइलिंग, एक है लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग। तो कहता है जब राइट हैंडेड डीएनए है तो वो क्लॉकवाइज ट्विस्ट करेगा। एग्जाम्पल है डीएनए फॉर विच वॉटसन और क्रिक, मतलब वो वाला जिसे वॉटसन और क्रिक ने एक्सप्लेन किया था, वो वाला डीएनए कैसा होता है, राइट हैंडेड, यानी कि बी डीएनए। और लेफ्ट हैंडेड डीएनए कौन सा है, जो एंटी क्लॉकवाइज, जो घड़ी की उल्टी दिशा में ट्विस्ट करे। एग्जाम्पल है जेड डीएनए। उसकी डिस्कवरी रिच ने की थी। और फॉस्फेट एंड शुगर बैकबोन इज जिगजैग। और इस तरीके की जो डीएनए में जो फॉस्फेट और शुगर जो बैकबोन में लगे होते हैं, वो जिगजैग मैनर में होते हैं। कैसे होते हैं वो, जिगजैग मैनर में। और यूनिट ऑफ जेड डीएनए आर डाइन्यूक्लियोटाइड प्यूरिन एंड प्यूरिमीन इन अल्टरनेट ऑर्डर। और वो कहता है कि यहाँ पर जो जेड डीएनए के अंदर जो यूनिट होती है, एक यूनिट के अंदर जो डाइन्यूक्लियोटाइड होते हैं, उनमें प्यूरिन और प्यूरिमिडीन एकांत क्रम में आएगी, ये निश्चित होगा। या बी डीएनए में ऐसा नहीं है, बी डीएनए में ऐसे भी सकता है कि आपका जी भी चल सकता है, या सी भी चल सकता है, लेकिन इसमें नहीं होगा। जेड डीएनए में क्या है कि एक तो ये कैसे एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट कर रहे हैं, और जिगजैग मैनर में यहाँ पे फॉस्फेट और शुगर लगे होते हैं, प्लस जो प्यूरिन और प्यूरिमिडीन है वो हमेशा अल्टरनेट ऑर्डर में आएगी। समझ आ रही है कैसे होगी वो, अल्टरनेट फॉर्म के अंदर। अब बात करते हैं पैलिंड्रोमिक डीएनए क्या होता है। पैलिंड्रोमिक डीएनए का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड सेम फ्रॉम बोथ एंड। कहने का मतलब क्या है, जैसे मेरे पास एक फीता ये है, एक फीता ये है, दो फीते हैं, एक फीता ये लगा है, एक फीता ये लगा है। समझ आ रही बात। यहाँ पे सीक्वेंस क्या है, सी सी जी जी टी ए सी सी, ये आपस में जुड़े हुए हैं। मतलब ये एक स्ट्रैंड ये है 5' से 3', और 3' से 5', ऐसा होता है डीएनए। तो इनमें आपस में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बीच बीच में। ये यहाँ पे ये टी ए से जुड़ा है, ये ए टी से जुड़ा है, ये सी जी से जुड़ा है। लेकिन सीक्वेंस देखो, सी सी जी टी ए सी सी जी, ये इधर की डायरेक्शन में। और यहाँ की डायरेक्शन में देखो, सी मतलब यहाँ आया सी तो इधर भी सी, यहाँ था जी यहाँ, मतलब ये वाला सीक्वेंस और ये इधर वाला सीक्वेंस दोनों सेम आ रहे हैं। इधर भी वही क्रम है और इधर भी। जब जब डीएनए के अंदर आपको दोनों साइड क्रम एक जैसा मिले, तो ऐसे डीएनए को कहते हैं पैलिंड्रोमिक डीएनए। क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक डीएनए। जब मतलब दोनों स्ट्रैंड में दोनों साइड से सीक्वेंस एक जैसा आए, तो उसे कहते हैं पैलिंड्रोमिक डीएनए। मतलब यहाँ पे आया सी, मतलब अगर आपने ये नहीं समझना तो आप एक और जैसे एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मैं ऐसे लिखूँ सी जी टी ए सी जी, तो ये ऐसे जुड़े होंगे आगे इधर वाले। ये तो एक स्टैंड हो गया आपका। दूसरा मैं यहाँ बनाऊँ सामने उसके, है ना। तो ये जी, अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ मैं लग दूँ सी जी टी ए सी जी। तो जब आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो आ रहा है सी जी टी ए सी जी। जब यहाँ से जा रहे हो तब भी यही आ रहा है सी जी टी ए सी जी। तो इस टाइप का जब आपके पास डीएनए आए, तो उस डीएनए को हम क्या कहते हैं, पैलिंड्रोमिक डीएनए, यानी सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड सेम फ्रॉम बोथ साइड, बोथ एंड, दोनों साइड से आपको एक ही सीक्वेंस मिले। ठीक है। तो डीएनए मॉलिक्यूल होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और आरएनए मॉलिक्यूल होता है लीवो रोटेटरी। याद रखना, डीएनए कैसा होता है, डी फॉर्म, और आरएनए क्या होता है, एल फॉर्म। डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी जो आपकी प्लेन पोलराइज लाइट होती है उसको वो राइट साइड को रोटेट करता है, और लीवो रोटेटरी में वो लेफ्ट साइड रोटेट करता है। राइट। रीडिंग 5' to 3' फॉरवर्ड ऑन वन स्टैंड
मैचेस सीक्वेंस रीडिंग ऑन द कम्प्लीमेंट्री स्टैंड। तो जो आप रीडिंग कर रहे हो कहाँ से, 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ फॉरवर्ड ऑन द फर्स्ट स्टैंड, मैच करना सीक्वेंस रीडिंग ऑन ए कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, जो आपका कम्प्लीमेंट्री स्टैंड है दूसरा वाला। मतलब अब वो कहने का चाह रहा है कि जैसे आपके पास 2 स्टैंड है और 2 स्टैंड में जैसे आपके लगे हुए हैं बेस, तो एक बार आप यहाँ से रीडिंग करो, उसकी मैचिंग यहाँ से ऐसे रीडिंग करने में सेम आए तो वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। क्लियर होगी बात? चलिए आगे चलते हैं। तो ये हमने डीएनए के बारे में कंप्लीट स्टडी कर ली। आज हम अपना नया टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं आरएनए। तो आरएनए को कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए होता है। कहता स्ट्रक्चर ऑफ द आरएनए इज फंडामेंटली सेम एज द डीएनए। कहता अगर आप फंडामेंटल तरीके से बात करें तो डीएनए आरएनए लगभग डीएनए के जैसा ही है, बट देर आर सम डिफरेंस, लेकिन कुछ उसमें डिफरेंसेस भी हैं। क्या डिफरेंस है? इन प्लेस ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर इन डीएनए प्रेजेंट राइबोज शुगर। कहता डीएनए के अंदर तो डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है और यहाँ पे आरएनए के अंदर कौन सी शुगर होती है? राइबोज शुगर होती है, राइट। दूसरा क्या है? इन द प्लेस ऑफ नाइट्रोजनस बेस थाइमीन, डीएनए के अंदर होती है थाइमीन बेस, लेकिन यहाँ पर आरएनए के अंदर कौन सा बेस होता है? यूरिसिल। आरएनए इज ए मेड अप ओनली वन पॉलीपेप्टाइड चेन, यहाँ पर सिर्फ एक ही चेन होती है, एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, लेकिन डीएनए में क्या होती है? डबल चेन होती है। तो दैट इज आरएनए इज ए सिंगल स्टैंडर्ड, इसलिए आरएनए कैसा है? सिंगल स्टैंड है। डीएनए के अंदर तो 2 स्ट्रैंड होते हैं और आरएनए के सिर्फ अंदर पास एक ही स्ट्रैंड होता है, और डीएनए के पास कितने होते हैं? 2। ये डीएनए के पास होते हैं और आरएनए के पास एक ही स्ट्रैंड होता है। तो यानी कि आरएनए के पास एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है और डीएनए के पास 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। एक चेन होने की वजह से हम आरएनए को क्या कहते हैं? सिंगल स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं? सिंगल स्ट्रैंड। अब एक्सेप्शन की बात कर लें, कुछ इसके अपवाद भी हैं। कहता है आरएनए फाउंड रियो वायरस, एक होता है रियो वायरस, आरएनए फाउंड इज डबल स्टैंड। रियो वायरस के अंदर जो आरएनए मिलता है वो डबल स्टैंड होता है, दैट इज 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। 2 OH group present at every nucleotide RNA has a reactive group make RNA liable and easily degradable। वो कहता है जो ये याद रखना कि इस बात को आप याद रखना हमेशा कि जब इस धरती पर जीवों का आगमन शुरू हुआ, उत्पत्ति शुरू हुई, तब आरएनए को ही हम जेनेटिक मटेरियल मानते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जीवों मतलब उस सेल का विकास हुआ, जीवों का विकास हुआ, तो आरएनए को नेचर ने, प्रकृति ने निगलेक्ट कर दिया और डीएनए को आगे चलकर जेनेटिक रूप दिया। क्यों? क्योंकि आरएनए स्टेबल नहीं है, डीएनए बहुत स्टेबल जेनेटिक मटेरियल होता है, वो बदलाव नहीं करता इतनी जल्दी। आरएनए बहुत जल्दी बदलाव कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि इसमें जो OH, उसमें 2 जो OH ग्रुप लगे होते हैं एट एवरी न्यूक्लियोटाइड, हर प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के अंदर, आरएनए के अंदर, वो कैसे होते हैं? हैज़ ए रिएक्टिव ग्रुप, वो बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं, सक्रिय ग्रुप होते हैं, क्रियाशील ग्रुप होते हैं। क्यों? और उसी वजह से वो लिएबल और ईजिली डिग्रेडेबल है, बहुत जल्दी वो घुल जाता है और टूट जाता है। कहने का मतलब क्या है? अगर मैं शुगर का डायग्राम बनाऊं, जो पेंटोज शुगर होती है ना, ऐसे। अब आपको पता है अगर आपके पास है डीएनए, तो डीएनए का क्या होता है कि जो ये वाला जो यहाँ जो OH है वो तो आगे वाले के साथ बिजी होता है, तो ये हट जाता है H, तो ये आगे वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ बिजी होता है। लेकिन आरएनए के अंदर क्या होता है? आरएनए के अंदर ये बिजी नहीं होता। आरएनए के अंदर यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है, तो उससे 2 OH होने की वजह से ये इसका जो ये न्यूक्लियोटाइड है, अब एक जगह तो यहाँ तो लगा होगा फास्फोरस और यहाँ लगा होगा बेस, ये एक पूरा एक न्यूक्लियोटाइड है। आरएनए के अंदर ऐसा होता है न्यूक्लियोटाइड, लेकिन जो आपकी डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें होती है उसमें होते हैं जो आपका राइबोज होती है वो कौन सी होती है? डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी का मतलब उसमें एक ही OH है, यहाँ OH नहीं होता, ये OH जो है H निकल जाता है और वो अगले वाले के साथ बिजी रहता है। यहाँ दोनों OH फ्री हैं और प्रेजेंट है। 2 OH होने का मतलब आपका जो ये कंपाउंड, ये जो न्यूक्लियोटाइड है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशीज़ है, ये किसी के साथ भी जल्दी रिएक्ट कर लेगा, तो इसलिए हम इसको जेनेटिक मटेरियल नहीं मानते, मतलब नहीं नेचर ने इसको अब यूटिलाइज़ किया। तो आरएनए आल्सो हैज़ ए कैटालिटिक फंक्शन, इसके अंदर कैटालिटिक फंक्शन भी है, एंजाइम की तरह भी काम करता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा मोर एक्टिव है। तो कहता है कि 2 OH ग्रुप होने की वजह से एवरी न्यूक्लियोटाइड, जितने आरएनए के जितने भी न्यूक्लियोटाइड होते हैं, बहुत ज़्यादा वो रिएक्टिव ग्रुप है, और इसी वजह से जो पूरा का पूरा जो आरएनए है वो लिएबल है, लाइबल है और ईजिली डिग्रेडेबल है, जल्दी टूट जाता है और रिएक्टेबल है, बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाता है, इसलिए ये कैटालिटिक फंक्शन भी करता है, मोर रिएक्टिव है।
डीएनए इज ए केमिकली लेस, जो अगर आप रासायनिक तौर पर डीएनए की बात करो तो ये लेस रिएक्टिव है, कम रिएक्ट करता है और स्ट्रक्चरली बहुत ज़्यादा स्टेबल है, स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल कंपेयर टू आरएनए। तो आरएनए की तुलना में जो डीएनए वो ज़्यादा स्टेबल होता है। और क्या नोट करने वाली बात है, डीएनए मोर स्टेबल सो प्रेफर फॉर द स्टोरेज ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। डीएनए ज़्यादा स्टेबल था आरएनए की तुलना में, इसलिए उसे हम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसी के अंदर स्टोर करते हैं। बट फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आरएनए इज बेटर। लेकिन जब आपने इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना है तब हम आरएनए का यूज़ करते हैं, तो आरएनए उसके लिए बेटर है एज कंपेरिजन टू डीएनए। मतलब आपने एक सेल के अंदर कोई संदेश भेजना है, जेनेटिक संदेश भेजना है, तो वो उसमें आरएनए हेल्प करती है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ द आरएनए। आरएनए कितने प्रकार का होता है? कहते हैं एक होता है जेनेटिक आरएनए और जीनोमिक आरएनए, दूसरा होता है नॉन जेनेटिक आरएनए, और जो 3 टाइप का है। जो जेनेटिक आरएनए है या जीनोमिक आरएनए है, एब्सेंस ऑफ द डीएनए, सम टाइम आरएनए वर्क हैज ए जेनेटिक मटेरियल। कभी कभी क्या होता है कि जब आपका जीनोमिक आरएनए या जेनेटिक आरएनए का मतलब जब आपके अंदर आरएनए है ही नहीं, आपके अंदर उस जीव के अंदर एब्सेंस ऑफ द डीएनए, डीएनए की एब्सेंस में आरएनए काम कर रहा है एज ए जेनेटिक मटेरियल का, ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जीन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो वहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल का काम कौन कर रहा है? आरएनए, और ये ट्रांसफ़र कर रहा है इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। और ये कहाँ देखने को मिलता है? रियो वायरस के अंदर, टोबैक मोज़ाइक वायरस के अंदर, और क्यूबी बैक्टीरियोफेज के अंदर, है ना। इनके अंदर आपको आरएनए ही मिलेगा एज अ जेनेटिक मटेरियल। और नॉन जेनेटिक आरएनए 3 टाइप का होता है, आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए यानी कि जो हम आगे पढ़ेंगे ट्रांसफ़र आरएनए, और एमआरएनए यानी कि माइक्रो आरएनए। तो ये आपके पास 3 है, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरआरएनए। तो इसको कल हम अगले नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम डिटेल में तीनों आरएनए के बारे में ध्यान से देखेंगे। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।